नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स की इस क्लास में। आज हम चर्चा कर रहे हैं संतुलन की अवधारणा की, और उसमें स्थैतिक संतुलन की अवधारणाओं की हमने चर्चा की थी पिछले वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे गत्यात्मक संतुलन की अवधारणा या डायनेमिक इक्विलिब्रियम की। तो जब एक निश्चित अवधि के बाद संतुलन स्थिति को बाधित किया जाता है या भंग कर दिया जाता है तो इसे गतिशील संतुलन कहा जाता है। यानी कि एक संतुलन था, उसको भंग किया, उसके बाद में दूसरे संतुलन पे हम पहुँचे। तो पहले संतुलन से दूसरे संतुलन तक कैसे पहुँचे, इसका सबका अध्ययन किस में किया जाता है? गत्यात्मक या प्रायोगिक संतुलन में। गत्यात्मक संतुलन में जो कीमतें, मात्रा, आय, रुचि, प्रौद्योगिकी आदि लगातार बदल रहे होते हैं, यानी कि जो आर्थिक चर होंगे वो सब समय के साथ में बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कुछ लोग पहले मछली नहीं खा रहे थे लेकिन अब मछली खाने लग जाते हैं और मछली के प्रति उनकी रुचि और अधिमान विकसित हो जाता है। तो इससे क्या होगा? मछली की मांग मार्केट में बढ़ जाएगी और इसके फलस्वरूप मछली की कीमत भी बढ़ जाएगी। और मछली की कीमत बढ़ जाएगी तो पुरानी रेट पे जो खरीदार मार्केट से मछली खरीद रहे थे वो अब उनमें से कुछ लोग, क्या पता, हो सकता है महंगी होने की वजह से खरीदना बंद भी कर दे और कुछ नए लोग जुड़ गए हैं। तो बाज़ार में असंतुलन की स्थिति आ जाएगी, यानी कि मांग ज़्यादा है और आपूर्ति कम है। तो उस वजह से मांग आपूर्ति का संतुलन खत्म हो जाएगा और कीमतों में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और यह स्थिति जब तक बनी रहेगी जब तक कि मछली की मांग उनकी आपूर्ति के बराबर नहीं हो जाती। और वो किसके द्वारा लाई जाती है? कीमतों में वृद्धि और कमी के द्वारा। गतिशील शब्द का अर्थ होता है परिवर्तन करना, यानी कि डायनेमिक जो शब्द है उसका मतलब होता है चेंज करना। अर्थशास्त्र में डायनेमिक जो है वो आर्थिक परिवर्तनों के अध्ययन को प्रकट करता है। एक संतुलन से दूसरे संतुलन स्थिति तक पहुंचने की स्थिति के लिए, दूसरे संतुलन की स्थिति तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार कारकों और स्तरों का अलग अलग अध्ययन करना आवश्यक होता है। यानी कि हम एक संतुलन स्थिति से दूसरी संतुलन स्थिति तक कैसे पहुंचे, उसके लिए कौन कौन से चरों में किस किस तरीके से परिवर्तन आया, उसका अध्ययन किस में किया जाता है? डायनेमिक या गतिशील संतुलन विश्लेषण में। इसके लिए एक प्रक्रिया में घटित होने वाली घटनाओं का अनुक्रम का अध्ययन करना आवश्यक होता है कि वो किस क्रम में घटित हो रही हैं। जिस क्षण हम घटनाओं के अनुक्रम की बात करते हैं, समय के तत्व हमारे विश्लेषण में शामिल हो जाता है। यानी कि जो समय तत्व है, यानी कि जो टाइम डायमेंशन है, वो हमारे विश्लेषण में शामिल हो जाता है। तो गतिशील संतुलन के दो प्रकार हो सकते हैं पूरी अर्थव्यवस्था के लिए। एक तो मैक्रो डायनेमिक संतुलन और एक सूक्ष्म संतुलन जो छोटा अर्थव्यवस्था के एक भाग के लिए किया जा सकता है। तो सूक्ष्म गतिशील संतुलन और मैक्रो डायनेमिक संतुलन। तो पहले देखते हैं सूक्ष्म गतिशील संतुलन या माइक्रो डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो इसका उपयोग समय की लंबी अवधि में मांग है, आपूर्ति और कीमत की गतिशीलता को समझाने के लिए किया जाता है। कोवेब मॉडल या कोवेब प्रमेय कीमतों और आउटपुट के परिवर्तनों का विश्लेषण करता है, जबकि आपूर्ति पिछले वर्ष की कीमतों या पिछले अवधि की कीमतों से निर्धारित होती है। तो ये क्या होता है? टाइम लैग मॉडल होता है। इसमें पूर्ति में पिछले वर्ष की कीमतों पर निर्भर करती है। जैसे जैसे चक्र में कीमतें ऊपर नीचे होती है वैसे वैसे उत्पादित मात्राएं और प्रति चक्रीय तरीके से ऊपर के नीचे होती रहती है। यानी कि आपने कीमतें बदली तो उत्पादन की मात्राएं भी उसके प्रभाव के कारण ऊपर नीचे होंगी। उदाहरण के लिए सब्जियों जैसे खराब होने वाली वस्तुओं की कीमतें, तो सब्जियों की कीमतें इस साल ऊपर रह गई किसी सब्जी की, तो अगले साल उसकी बम्पर पैदावार होती है और उसकी कीमत गिर जाती है। और अगले साल कीमत गिरने की वजह से उसके अगले साल उसका उत्पादन वापस गिर जाता है और उसकी कीमतें फिर से बढ़ जाती है। तो ये एक उल्टा चक्र चलता है उनके बीच में। कोवेब मॉडल्स में संतुलन के अभिसारी, अपसारी या स्थिर चक्रों की स्थितियों का पता लगाने के लिए मांग वक्र और आपूर्ति वक्र के ढलान को देखना होता है कि जो कोवेब मॉडल होगा उसमें जो संतुलन होता है वो अभिसारी होगा, यानी कि वापस अपने मूल संतुलन पर लौटता है। अपसारी यानी कि अपने संतुलन से दूर चला जाता है। और स्थिर मतलब अब एक ही स्तर पर घूमता रहता है। तो इन स्थितियों का पता किससे लगता है? मांग और आपूर्ति वक्रों की ढाल या लोच से। तो कोवेब मॉडल की कुछ मान्यताएं होती हैं। तो पहली मान्यता है वर्तमान वर्ष टी की आपूर्ति उत्पादन स्तर के संबंध में पिछले वर्ष के निर्णयों पर निर्भर करेगी। यानी कि टी वर्ष की जो आपूर्ति है वो T-1 वर्ष के निर्णयों पर निर्भर करेगी। इसका मतलब वो वर्तमान उत्पादन है वो पिछले वर्ष की कीमतों से प्रभावित होता है, उस पर निर्भर करता है। तो इस साल का जो सप्लाई है वो पिछले वर्ष की कीमतों पर निर्भर करेगी। वर्तमान अवधि या वर्तमान जो वर्ष है वो एक सप्ताह या पखवाड़े की उपावधि में विभाजित किया जाता है।
आपूर्ति फंक्शन का निर्धारण करने वाले जो कई मापक हैं या मानदंड हैं वो कई अवधियों में स्थिर रहते हैं, सततता उनमें बनी रहती है। कमोडिटी के लिए वर्तमान मांग यानी कि डिमांड इन टी वर्ष, यानी कि टी वर्ष की जो मांग है वो वर्तमान मूल्य या वर्तमान के मूल्य यानी कि पीटी पर ही निर्भर करेगी, उसका ही एक फलन होगी। तो यहाँ सप्लाई तो आप देख रहे हैं, आपूर्ति फलन तो पिछले वर्ष की कीमतों पर निर्भर करता है और मांग फलन वर्तमान वर्ष की कीमतों पर निर्भर करता है। तो ये एक टाइम लैग मॉडल हो गया, समय अंतराल मॉडल हो गया। वर्तमान अवधि में उम्मीद की गई कीमत अंतिम वर्ष में वास्तविक कीमत होती है। तो जो उत्पादक होंगे वो पिछले वर्ष की कीमतों को इस साल भी प्रिवेल करने की सोचेंगे कि भाई ये कीमत हमें मिल जाएगी। विचाराधीन वस्तु पेरिसेबल या जल्दी नष्ट होने वाली होती है, इसे केवल एक वर्ष के लिए संग्रहित किया जा सकता है, इसे लंबी अवधि के लिए इसको संग्रहित करना संभव नहीं होता है। आपूर्ति और मांग फलन दोनों रैखिक होते हैं, अर्थात दोनों सीधी रेखा वाले वक्र होते हैं जो निरंतर अनुपात में बढ़ते या घटते हैं, यानी कि उनमें परिवर्तन की दर होती है या उनका ढाल जो होता है वो स्थिर होता है। अब कोवेब मॉडल 3 प्रकार के हो सकते हैं, पहले हमने देखा था, अब एक एक करके चर्चा करते हैं। अभिसारी, अपसारी और स्थिर मॉडल। तो अभिसारी कोवेब मॉडल क्या होता है? इस प्रकार के कोवेब मॉडल में जो सामने आप चित्र देख रहे हैं ये अभिसारी कोवेब मॉडल का है। तो इसमें एक मूल संतुलन होता है जो आपको इसमें दिया हुआ है जी बिंदु के ऊपर, जो मांग वक्र डी डी और पूर्ति वक्र एस एस एक दूसरे को काट रहे हैं जी बिंदु पे। अब मान लीजिए किसी कारण से ये संतुलन भंग हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, ये भंग हो गया तो मांग और आपूर्ति की शक्तियाँ आपस में अंतःक्रिया करेंगी और ये जो मूल संतुलन जी है वो पुनः वापस प्राप्त हो जाएगा अलग अलग समय अवधियों के बाद। इस प्रकार ये क्या एक स्टेबल या स्थिर संतुलन है। और इस प्रकार की स्थितियों के लिए क्या होना चाहिए कि मांग वक्र की जो लोच है आपूर्ति वक्र की लोच से अधिक होनी चाहिए। मांग वक्र की लोच अधिक होगी किससे? आपूर्ति वक्र की लोच से। और लोच उल्टी होती है ढाल का, तो मांग वक्र का ढाल जो है पूर्ति वक्र के ढाल से कम होना चाहिए। तो पूर्ति वक्र ज़्यादा खड़ा होगा और मांग वक्र कम ढाल वाला या कम खड़ा होगा। तो यहाँ आप देखेंगे डी डी वक्र ढलान कम है और एस एस का ढलान ज़्यादा है। तो मान लीजिए कि Q2 पर वो उत्पादन की मात्रा आ गई है, तो Q2 की स्थिति में देखो आप यहाँ पे Q2 मात्रा जो है उस स्थिति के अंदर डिमांड और सप्लाई की देखेंगे तो ये आपकी P3 कीमत देने को तैयार है उपभोक्ता और ये P2 कीमत पर ही बेचने को तैयार है, तो कीमत जाएगी P3 तक। जब कीमत P3 हो गई तो आपकी डिमांड तो कम है और सप्लाई ज़्यादा है, तो कीमत वापस नीचे गिरेगी C से D के लिए। इसी तरीके से जब D पे आ गई तो D पे मांग ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो क्या होगी, कीमत वापस ऊपर बढ़ेगी और E से F की तरफ जाएंगे। इसी तरीके से जो तीरों के निशान चलते चलते वापस G बिंदु पर आपको लेके आ जाएंगे। तो ये हो गया अभिसारी कोवेब मॉडल, जिसमें एक संतुलन भंग हो गया तो पुनः वापस मूल संतुलन पे लौट जाता है। अब दूसरा है अपसारी कोवेब मॉडल। तो अपसारी कोवेब मॉडल एक अस्थिर संतुलन होता है जो सामने आप देख रहे हैं। तो यहाँ एक जब मूल संतुलन की स्थिति भंग हो जाती है तो उसमें पुनः मूल संतुलन पर लौटने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, बल्कि वह मूल संतुलन से क्रमशः अधिक दूर जाता रहता है। इस स्थिति में मांग वक्र की लोच पूर्ति वक्र की लोच से कम होनी चाहिए। तो पहले तो हमने देखा था कि मांग वक्र की लोच ज़्यादा और पूर्ति की कम होगी तो वो मूल बिंदु की तरफ लौटेगा संतुलन के, और अगर मांग की लोच पूर्ति की लोच से कम होगी तो वो मूल बिंदु से दूर की तरफ जाएगा, अर्थात मांग वक्र का ढाल आपूर्ति वक्र के ढाल से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ मांग वक्र ज़्यादा खड़ा है और पूर्ति वक्र थोड़ा सा कम ढाल वाला है। तो यहाँ अगर आपने F से संतुलन हिला दिया तो A पे चले गए, तो A से B पे गए, B से C पे, C से D पे, D से E और E से बाहर की तरफ ही जाते जाओगे, आप वापस F पे नहीं आओगे। तो ये हो गया अपसारी कोवेब मॉडल। तो अपसारी को क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट, ठीक है, और अभिसारी को कहते हैं कन्वर्जेंट मॉडल। तो ये आपका अभिसारी और अपसारी कोवेब मॉडल हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं स्थिर कोवेब मॉडल। तो ये एक स्थिर प्रकार का कोवेब मॉडल सामने आपको दिखाया गया है, कोवेब मॉडल, जिसमें एक मूल संतुलन बिंदु होता है और यदि किसी कारण से इस संतुलन को भंग कर दिया जाए या भंग हो जाए तो एक स्थिर गतिमान स्थिति या संतुलन स्थापित हो जाएगा, जिसमें न तो मूल बिंदु की तरफ आने की प्रवृत्ति पाई जाएगी और न ही मूल बिंदु से दूर जाने की प्रवृत्ति पाई जाएगी, बल्कि ये एक निश्चित स्तर पर रोटेट होता रहेगा, घूमता रहेगा। ऐसी स्थिति कब होती है? जबकि मांग वक्र का ढाल
और पूर्ति वक्र का ढाल निरपेक्ष रूप से बराबर हो, यानी कि जो दोनों का ढलान का जो मूल्य है या मान है वो बराबर हो जाए, दोनों समान ढलान वाले हों, तो उस स्थिति में क्या होगा, स्थिर कोवेव मॉडल बन जाएगा। तो यहाँ पे ई बिंदु पे संतुलन में था, फिर संतुलन को किसी ने वजह से हट गया तो ए बिंदु पे आ गया, तो ए से बी पे जाएगा, बी से सी पे जाएगा, सी से डी पे जाएगा और डी से वापस ए पे आ जाएगा और फिर वापस ए से बी पे। तो इसी तरीके से ये प्रक्रिया ए बी सी डी के ऊपर ही घूमता रहेगा, ना तो यह ई की तरफ जाएगा और ना ई से दूर जाएगा, जो कि पिछले वाले चित्र में आप देखे थे। तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है स्थिर कोवेव मॉडल। और ये कब होता है, जब मांग वक्र की लोच और आपूर्ति वक्र की लोच बराबर होती है। तो इस तरह से ये 3 प्रकार के कोवेव मॉडल हो गए जो कि माइक्रो डायनेमिक इक्विलिब्रियम को दर्शाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं मैक्रो डायनेमिक संतुलन या समष्टि मूलक गत्यात्मक संतुलन की। तो कुरिहारा एक अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा है कि मैक्रो डायनेमिक मैक्रो चरों के असतत परिवर्तनों या परिवर्तन की दरों का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है, जो मैक्रो के चर हैं, समष्टि के चर हैं, राष्ट्रीय आय है, बेरोजगारी है या फिर समग्र आय है, इन सब का समग्र आपूर्ति, इनके अंदर जो परिवर्तन होते हैं लगातार समय के साथ में, उनका अध्ययन करता है। इसे आय प्रसार की कीनेजियन प्रक्रिया या निवेश गुणक के माध्यम से समझाया जा सकता है। तो किन्स का मॉडल है आय विकास का, उसको देख सकते हैं, जिसमें क्या माना जाता है कि उपभोग जो होता है वो आय का निर्भर करता है या उपभोग आय का फलन होता है। सी इज ए फंक्शन ऑफ वाई माइनस टी माइनस 1, यानी कि जो उपभोग होता है वो पिछले साल की आय पर निर्भर करता है। तो सी उपभोग की मात्रा, वाई आय और एफ फलन को व्यक्त कर रहा है। वर्तमान अवधि में खपत पिछले वर्ष की अवधि की आय पर निर्भर करेगा। दूसरी तरफ निवेश समय का फलन होता है और सतत स्वायत्त निवेश वह निवेश होता है जो आय में परिवर्तन के कारण बदलता नहीं है, अर्थात निवेश में परिवर्तन आय में परिवर्तन के कारण नहीं होता है। तो ये निवेश फलन जो आपका स्वायत्त होता है और ये सरकार लोगों के कल्याण के लिए निवेश करती है, न कि लाभ कमाने के लिए। तो स्वायत्त निवेश की ये बात हो गई। इसलिए निवेश फंक्शन जो होगा आई इन टी, यानी कि टी वर्ष में निवेश जो होगा वो फंक्शन होगा डेल्टा आई के रूप में। तो डेल्टा आई क्या है, स्वायत्त निवेश है जो सरकार द्वारा लोगों के कल्याण के लिए या निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है। इसे निम्नलिखित आरेख से समझाया जा सकता है। इस आरेख को आप देखेंगे तो ये क्या है, अर्थव्यवस्था का समष्टि मूलक संतुलन को बता रहा है जो किन्स ने दिया था। तो इसमें सी जो है वो आपकी दिखा रही है किसको, मांग वक्र को, और जो 45 डिग्री रेखा है वो समग्र आपूर्ति हो गई। तो सी के साथ में जो संतुलन है पहली स्थिति में E1 पे हो गया और I बन गई आपकी Y1। लेकिन जब निवेश हुआ डेल्टा आई के बराबर तो सी के साथ डेल्टा आई जुड़ेगा तो ये ऊपर की तरफ खिसक गया और लाइन बन गई सी प्लस डेल्टा आई वाली, दूसरी ऊपर वाली लाइन जो तिरछी जा रही है वो वाली। और 45 डिग्री को रेखा को ये काट रहा है ई बिंदु पर, E2 बिंदु पर। तो E2 बिंदु पर अर्थव्यवस्था का नया संतुलन हो गया। तो ये E1 से E2 पे कैसे पहुंचा, तो सबसे पहले डेल्टा आई बढ़ा, डेल्टा आई बढ़ने से मांग हमारी टी पे पहुंच गई। उसके बाद में मांग बढ़ने की वजह से आपका आय बढ़ेगा और आय बढ़ करके Y2 पे पहुंच गया। और जब आय Y2 पे पहुंच गई तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा वापस से, और कंजम्पशन बढ़ने से T+1 अवधि में ये ऊपर की तरफ वापस चला जाएगा। और जब आपका कंजम्पशन बढ़ गया तो आय में वापस वृद्धि होगी, और आय में वापस वृद्धि होगी तो फिर वापस से कंजम्पशन बढ़ेगा, और इस तरीके से ये जो चक्र है वो चलते चलते E2 बिंदु तक आपको पहुंच जाएगी अर्थव्यवस्था। तो ये विश्लेषण हो गया मैक्रो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का। अब देख लेते हैं कि नए निवेश की वजह से पूर्ववर्ती संतुलन भंग हो जाता है और समग्र मांग समग्र आपूर्ति से अधिक हो गई है। तो यही वही प्रक्रिया है कि E1 से E2 तक कैसे हम पहुंचते हैं। तो जो विभिन्न आर्थिक चर हैं उनके आपसी संबंधों की अंतःक्रिया होती है कि आय में निवेश करने से आय बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, उपभोग बढ़ेगा तो मांग बढ़ेगा तो फिर से आपूर्ति की तरफ बढ़ेगा। इस तरीके से ये सारी चीज़ें चलती रहेगी और इस क्रिया प्रतिक्रिया से सबसे पहले समग्र मांग में वृद्धि हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप आय में वृद्धि होगी, और आय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उपभोग में वृद्धि होगी, तथा उपभोग में वृद्धि से समग्र मांग में पुनः वृद्धि होती है, जिससे कि राष्ट्रीय आय में पुनः वृद्धि होगी। और ये चक्र निरंतर चलता रहेगा जब तक कि बिंदु E2 प्राप्त नहीं हो जाता। तो ये आपका हो गया मैक्रो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का विश्लेषण। अब शेष भाग की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।